गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बिल्कुल ही, जिसका नाम है हमारा लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। ये हमारा एक चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर हम प्रतिरोध से संबंधित टॉपिक करेंगे। जैसे प्रतिरोध क्या है, कितने प्रकार होंगे इसको, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रतिरोध को जोड़ने के कौन कौन से तरीके होंगे और प्रतिरोध से संबंधित नियम क्या होंगे। तो इस चैप्टर में ये सारा डिस्कस करेंगे हम। उसी के तहत आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है प्रतिरोध के नियम, इसका मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो आपको पहले बता दिया गया है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता हो, वो होता है प्रतिरोध। तो इस टॉपिक में प्रतिरोध के नियम का मतलब क्या है कि पदार्थ में वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनका प्रभाव हमारे पदार्थ के प्रतिरोध पर पड़ता है। तो वो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। यही जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में हम कि वो कौन से कारण हैं जिनका प्रतिरोध के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक प्रतिरोध के नियम। अगर बात की जाए कोई भी पदार्थ है, उसका जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, वो मुख्य तौर पर सिर्फ 4 बातें हैं जिनका प्रभाव हमारे पदार्थ के प्रतिरोध के ऊपर पड़ता है। और वो प्रभाव कैसा होगा वो जानने के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है, कारक है, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। हमारे पास किसी भी पदार्थ का चालक है, चाहे वो तांबे का है, चाहे वो एल्यूमिनियम का है, किसी भी पदार्थ का है, तो लंबाई का प्रभाव हमारे प्रतिरोध के ऊपर पड़ता है। अब बात यह है कि लंबाई का प्रतिरोध के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए कि यदि किसी चालक की लंबाई कम है और ज़्यादा कर दी जाए, या ज़्यादा है कम कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला नियम है चालक की लंबाई। इस नियम के अनुसार क्या है, अगर किसी चालक की लंबाई को हम ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि चालक की लंबाई को हम कम कर देंगे तो प्रतिरोध भी हमारा कम हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रतिरोध और लंबाई में क्या अनुपात होता है, समान अनुपात होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जिस अनुपात में चालक की लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में चालक का प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, और जिस अनुपात में चालक की लंबाई कम हो जाएगी उसी अनुपात में चालक का प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक तांबे की तार का मेरे पास एक बंडल है और उस बंडल में से मैं 1 मीटर टुकड़ा ले लेता हूँ, और उस 1 मीटर टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है। 1 मीटर टुकड़ा है मेरे पास, एक बंडल में से लिया है मैंने, और उस 1 मीटर टुकड़े का जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है। अगर उसी बंडल में से मैं अब 2 मीटर तार का टुकड़ा ले लूं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तार की लंबाई को मैंने दुगना कर दिया है तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगर 1 मीटर तार का प्रतिरोध 2 ओम था तो 2 मीटर जो तार का टुकड़ा मैंने उसी बंडल से लिया है, उसी बंडल का मतलब तार की जो स्पेसिफिकेशन है वो एक जैसी है, तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, मतलब 4 ओम हो जाएगा। अगर मैं 3 मीटर का टुकड़ा ले लूँ उस बंडल में से तो लंबाई मेरी 3 गुना हो गई और प्रतिरोध भी मेरा 6 हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो जो चालक की लंबाई है उसका प्रतिरोध पर सीधे अनुपात में प्रभाव पड़ता है। चालक की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, चालक की लंबाई को कम कर देंगे तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। और इसी रिलेशन को मैंने इस फार्मूले से दिखाया है, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पर R का मतलब प्रतिरोध है और L का मतलब है चालक की लंबाई। दूसरी चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक की मोटाई या चौड़ाई। अब इस चालक की मोटाई या चौड़ाई, क्रॉस सेक्शन एरिया का प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव क्या होगा। यदि किसी चालक की मोटाई को मैं ज़्यादा कर दूं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि चालक की मोटाई को मैं कम कर दूं
तो प्रतिरोध मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रतिरोध और चालक की मोटाई यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हिंदी में जिसको बोलते हैं, उनका आपस में विलोम अनुपात है, उल्टा अनुपात है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। अगर मैं चालक की मोटाई ज़्यादा कर दूं तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर चालक की मोटाई को मैं कम कर दूं तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। सीधे शब्दों में मेरा मतलब क्या है, तार जितनी मोटी होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा और करंट आसानी से गुजरेगा। तार जितनी ज़्यादा पतली होगी उतना ही उसका ज़्यादा प्रतिरोध होगा और करंट उसमें से कम गुजरेगा। इन दोनों को यदि मैं एक फार्मूले से दिखाऊं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R यहाँ पर प्रतिरोध है और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई के सीधे अनुपात में है प्रतिरोध। चालक की लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, चालक की लंबाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, सीधा अनुपात है। और जो हमारा एरिया है, मोटाई है, चौड़ाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके उल्टे अनुपात में, विलोम अनुपात में 1/A लिखा है मैंने कि अगर चालक मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, चालक पतला हो जाएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोनों नियम को मैं कंबाइन करके देखूं, मेरा एक नियम आ जाता है R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस कॉमन फार्मूले से क्या पता चलता है कि जो प्रतिरोध है वो लेंथ के समानुपाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती है। तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये मेरा एक कॉमन फार्मूला बन जाता है। ये नियम है रेजिस्टेंस का इन दोनों प्रभावों के कारण। और अगर मैं बराबर लेना चाहूँ, R इजल टू, मुझे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, स्थिरांक लेना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको बोलते हैं रो। R इजल टू रो L/A। यहाँ पर रो क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूँ, इन दोनों का प्रभाव प्रतिरोध पर इस फार्मूले के अनुसार पड़ेगा कि लेंथ के समानुपाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती है। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, मान लीजिए ये मेरा एक चालक, कोई भी कंडक्टर की लेंथ है, मटेरियल जो मर्जी हो, तो ये इतनी जो लंबाई है इसकी L है कि ये लेंथ जितनी ज़्यादा मैं बढ़ा दूंगा R उतने ही ज़्यादा उसी रेशियो में ज़्यादा हो जाएगा। इस L को मैं अगर कम कर दूंगा तो उसी रेशियो में मेरा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने A से दिखाया है। इस चालक की कोई भी तार है उसकी मोटाई की, वो कितना मोटा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मोटाई अगर ज़्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब चालक की मोटाई ज़्यादा होना या कम होना, कि उसकी कितनी मोटाई है। अब बात आती है कि रो, जो मैंने लिखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी लिखा है, वो हम तीसरे उसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया, लंबाई और मोटाई के बारे में मैंने बता दिया कि लंबाई और मोटाई का प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा नियम क्या है, नेचर या मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि चालक हमारा कैसा है, चालक की प्रकृति कैसी है। क्योंकि मैंने बताया कि जो चालक मैंने लिया है ये किसी भी धातु का हो सकता है, वो कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो धातु है उसका अपना एक रेजिस्टेंस हुआ करता है। अगर मैं तांबा लूँगा तो तांबे का रेजिस्टेंस कम है, और अगर मैं एल्यूमिनियम लूँगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग है, तांबे से ज़्यादा है। अगर मैं स्टील लूँगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग है, वो तांबे और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार चालक की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है कि मैंने किस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया है, किस धातु का चालक इस्तेमाल किया है। तो चालक की धातु जो है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि मेरा प्रतिरोध कम है या ज़्यादा है, क्योंकि प्रत्येक धातु का अपना अपना प्रतिरोध होता है। तांबे का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर प्रतिरोध कम होगा, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर प्रतिरोध थोड़ा ज़्यादा होगा, स्टील का इस्तेमाल करूँगा तो वहाँ पर प्रतिरोध उससे ज़्यादा हो जाएगा, नाइक्रोम का इस्तेमाल करूँगा तो उसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने किस प्रकार का चालक अपने इलेक्ट्रिकल काम के लिए इस्तेमाल किया है। तो सीधा असर रेजिस्टेंस पर पड़ता है। जैसी मेरी रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी मटेरियल का सिलेक्शन करूंगा कि मुझे तांबा चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए या कौन सा मटेरियल
चाहिए। रो की बात करते हैं, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो अभी मैंने बताया था वो ये चीज़ है कि किस प्रकार का मैंने मटेरियल इस्तेमाल किया चालक के लिए। और ये प्रत्येक जो रेजिस्टिविटी है इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? विशिष्ट प्रतिरोध। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को शॉर्ट में बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब ये क्या चीज़ होती है? ये होती है इससे संबंधित चालक की प्रकृति कि मैंने तांबा लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, तो यदि मैं तांबा हो चाहे एल्यूमिनियम हो, उसका एक चालक का टुकड़ा लेता हूं जो 1 सेंटीमीटर, ये तांबे का एक चालक का पीस है जो 1 सेंटीमीटर घन के रूप में है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, तो इनके एक आमने सामने के किसी भी दो फेसिस के जो बीच का रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर ये तांबे का लूँगा मैं, तो इसका 1 सेंटीमीटर का अगर घन का टुकड़ा लेता हूँ तांबे का, तो इसके आमने सामने के दोनों फेस का जो प्रतिरोध होगा वो उसका अपना प्रतिरोध होगा। अगर मैं बिल्कुल 1 सेंटीमीटर घन का लेकिन टुकड़ा एल्यूमिनियम का लेता हूँ, तो उसके आमने सामने के जो फेस हैं उनके बीच का प्रतिरोध कुछ अलग होगा। जो अभी मैंने बताई है कि प्रत्येक धातु का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो वो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी भी धातु का एक अपना प्रतिरोध होना वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर किसी भी धातु का 1 सेंटीमीटर घन का मैं टुकड़ा लूँ, तो उसके आमने सामने के दोनों फेस का जो बीच का रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको शॉर्ट में रेजिस्टिविटी कहा जाता है। और ये प्रत्येक धातु का अपना अलग अलग होता है। तांबे का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, नाइक्रोम का अलग होगा, स्टील का होगा, आयरन का अलग होगा। तो वो था नेचर एंड मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर कि हमने किस प्रकार का मटेरियल यूज़ किया है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस निर्भर करता है। अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें, तो यूनिट की पूछा जाता है आमतौर पर एग्जाम में। अगर तो MKS मेथड में लें, MKS प्रणाली में हम लें, तो ये होगा ओम मीटर। और अगर CGS मेथड में लें तो ये होगा ओम सेंटीमीटर। मीट्रिक प्रणाली में ओम मीटर है इसकी यूनिट, और CGS सिस्टम में ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। अब चौथा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर, कि तापमान का प्रतिरोध के ऊपर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर जो तापमान का असर होता है वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर पर अलग अलग होता है। तो अगर मैं सीधे बात करूं कि तापमान के ऊपर प्रतिरोध का क्या असर होता है, तो अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस और तापमान के ऊपर, तापमान का रेजिस्टेंस के ऊपर गहरा असर होता है। ये तापमान जो होता है किसी भी धातु के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, लेकिन प्रभावित कैसे करेगा वो हम एक छोटे से टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि तापमान गुणांक, जो इफेक्ट होगा तापमान का किसी भी धातु के प्रतिरोध पर, उसको जानने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, तापमान गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। और अगर फार्मूले की बात करें कि वो फार्मूला क्या होता है, कि जो तापमान गुणांक जिसको हम अल्फा से दिखाएंगे, इसका फार्मूला होता है तापमान बढ़ने के बाद प्रतिरोध भाग किया गया है आरंभिक प्रतिरोध। कि मैंने मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, एक निश्चित लंबाई और निश्चित क्रॉस सेक्शन एरिया का मोटाई का एक चालक है, और उसका स्टार्टिंग का प्रतिरोध इस रूम टेम्परेचर पर एक निश्चित प्रतिरोध है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर मुझे जानना है कि टेम्परेचर का असर क्या पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर उस कंडक्टर के टुकड़े का तापमान को बढ़ा दूँ, तो फिर मैं चेक करूँगा कि उसके प्रतिरोध के ऊपर क्या असर पड़ा है। वो असर जानने के लिए मैं करता हूँ कि मान लीजिए एक तार का टुकड़ा है मेरे पास चालक का, और टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है स्टार्टिंग का T1 डिग्री सेल्सियस है, और उस T1 डिग्री सेल्सियस पर मेरे जो चालक है उसका प्रतिरोध R1 है इस टाइम स्टार्टिंग में, बिना किसी टेम्परेचर को बढ़ाए हुए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को ज़्यादा कर दूँ तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने
T2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया। पहले कितना था T1 डिग्री सेल्सियस, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाकर कर दिया T2 डिग्री सेल्सियस। और T1 डिग्री सेल्सियस पे मेरा प्रतिरोध था R1 और T2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर मान लीजिए अब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है, वो हो गई है R2। पहले टेम्परेचर पर R1 थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद R2 हो गई है। अब ये जो R2 और से R1 या R1 से जो R2 तक पहुंचा है, प्रतिरोध बढ़ा है या घटा है, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? पहले तो किसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो डिफरेंस है, मान लीजिए पहले प्रतिरोध कुछ और था, तापमान बढ़ाने के बाद कुछ और हो गया, तो ये जो तापमान का डिफरेंस है ये सीधे तौर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के। मतलब जो स्टार्टिंग में मेरा प्रतिरोध था, मान लीजिए ये सीधे अनुपात में क्यों है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल था बढ़ाने से पहले और प्रतिरोध उस चालक का 2 ओम था, तो अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो वो 2 ओम से आगे ही बढ़ेगा, 0 से शुरू नहीं होगा। तो R1 पहला प्रतिरोध उसी के समानुपाती होगा कि वहीं से शुरू होगा ये। अगर चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से पहले 4 ओम था और अब मैं बढ़ाता हूँ तो 4 के आगे ही उसमें परिवर्तन होना शुरू होगा। तो ये जो डिफरेंस है R2 R1 का, एक तो R1 के समानुपाती होगा जो शुरू का प्रतिरोध है, दूसरा इन दोनों का जो डिफरेंस है कि तापमान कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ये टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करेगा, समानुपाती होगा किसके कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, पहले कितना था और अब कितना हो गया। तो ये जो टेम्परेचर R1 से R2 तक पहुंचा, ये 2 बातों के ऊपर निर्भर करता है कि एक तो स्टार्टिंग में प्रतिरोध कितना था और दूसरा तापमान मैंने कितना बढ़ाया है। तो जो प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ है 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा, स्टार्टिंग का प्रतिरोध और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 1 और 2 इक्वेशन जो मैंने बनाई है कि स्टार्टिंग प्रतिरोध के ऊपर क्या कैसे बढ़ेगा ये और टेम्परेचर के ऊपर कैसे निर्भर करेगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं तो ये हो जाता है R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। दोनों को कंबाइंड करके मैंने ऐसे लिख दिया है। और प्रोपोर्शनल जो ये अनुपात का मैंने अब चिन्ह हटाना है, मैं बराबर करूँगा, तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट चाहिए, स्थिरांक। तो ये अल्फ़ा मैंने एक स्थिरांक लगा दिया है, तो R2 माइनस R1 इजगल टू अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। और अगर मैं इसको इक्वेशन को सोल्व करूं, R2 इजगल टू R1, ये R1 इस तरफ आ जाएगा R1, और ये इक्वेशन इस तरफ पूरी है R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1। ये इक्वेशन अब मेरी ऐसी बन जाएगी। और यहाँ से R1 कॉमन लेकर मैं R2 इजगल टू R1, यहाँ पर इसकी जगह पर 1 प्लस अल्फ़ा R1, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया T2 माइनस T1। ये मेरी एक फाइनल इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन में ये जो अल्फ़ा है ये है मेरा तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है, फार्मूला क्या है, तापमान बढ़ने के बाद प्रतिरोध बटे में आरंभिक प्रतिरोध। तो ये जो तापमान गुणांक होता है ये दर्शाता है हमें कि अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ता है, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो उस असर को जानने के लिए वो कौन सी चीज़ है जो हमें बताती है, वो है तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको अल्फ़ा के द्वारा दर्शाया जाता है। और अल्फ़ा कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि तापमान बढ़ने के बाद प्रतिरोध कितना है उसको डिवाइड कर दो कि स्टार्टिंग में प्रतिरोध कितना है, तो आपका पता चल जाएगा कि कितना परिवर्तन होता है। और अब अगर बात करें जो मैंने बताया कि मेटल्स होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 ही प्रकार के मटेरियल हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है मैं बता देता हूँ। जो तो हमारे कंडक्टर होते हैं, चालक, उनका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका क्या, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर हमारा जो पदार्थ है वो चालक है, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, अगर ये ऐसे पदार्थ हमारे पास हैं तो उनका जो प्रतिरोध होता है तापमान के साथ साथ बढ़ेगा और तापमान के साथ ही घटेगा। मतलब जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोध तापमान के समानुपाती
होता है। तापमान ज़्यादा करेंगे तो उनका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, तापमान को कम करेंगे उनका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। लेकिन कंडक्टर के अलावा जो हमारे इंसुलेटर हैं और जो सेमीकंडक्टर हैं उन पे असर उल्टा है। उसमें क्या है, अगर तो हम तापमान को ज़्यादा करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और अगर तापमान को कम कर देंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पर तापमान और प्रतिरोध का जो अनुपात है वो विलोमानुपाती होते हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में जो हमारा प्रतिरोध होता है वो तापमान के विलोमानुपाती होता है। जैसे जैसे तापमान ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम होता चला जाएगा, और तापमान कम कर देंगे प्रतिरोध ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यही आज का टॉपिक था हमारा, प्रतिरोध के नियम, कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो मुख्य तौर पर 4 ही चीज़ें हैं, वो 4 ही फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहला है चालक की लंबाई। तो चालक की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है हमारा प्रतिरोध। क्रॉस सेक्शन एरिया, चालक की मोटाई या चौड़ाई, उसके विलोमानुपाती होता है हमारा प्रतिरोध। प्रकृति कि हमने किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल किया है, वो तांबा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, कॉपर है, किस प्रकार का है, तो कि जिस भी प्रकार का मटेरियल होगा उसके प्रतिरोध उतना ही अपना अपना अलग अलग होता है। तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है प्रतिरोध कि हमने किस प्रकार का धातु इस्तेमाल की है। और चौथा है तापमान। तापमान भी हमारे पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। जो भी बताया, अगर चालक है तो चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है, लेकिन अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर हैं उनका जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के विलोमानुपाती होता था। इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम। थैंक यू।